मैंने जो हल्फ उठाया है ना कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं, मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो कह रहा आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा आइन पढ़िए। आपसे हम पूछ रहे हैं कि फंड 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए, बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रुन की आल पर। जस्टिस काजी फायजी साहब बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। आज पूरी दुनिया ने एक अनोखा मंजर देखा कि 15 जजेस बैठे हुए अदालत में और फिर उसकी लाइव कवरेज चल रही है। सबका ख्याल यह था कि शायद आज यह फैसला हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आज नहीं हो सका। अब अगली तारीख 3 अक्टूबर है। अब देखते हैं कि 3 अक्टूबर को यह फैसला होता है या नहीं होता। तो काजी साहब आ गए, बहुत सारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो जाहिर अल्लाह ताला का फैसला होता है वो अल्टीमेटली वही सुप्रीम होता है। तो काजी साहब उस मनसब तक पहुंच गए जिस पे बहुत सारे लोग इन्हें नहीं देखना चाहते थे। अब सवाल यह है कि आप उस मनसब पे आ तो गए, लेकिन जो आपसे तवक्कुआत हैं, जो कुछ लोगों के खदशात हैं, वो कहां पे एड्रेस होंगे। मसलन काजी साहब ने आज फरमाया कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूं, मैं अपनी कोर्ट के फैसलों का पाबंद नहीं हूं, ना उनको मैं किसी जगह पे सपोर्ट करूंगा। अब सवाल यह है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होना, यह भी आइन है, क्या काजी साहब 90 दिनों में इलेक्शन करवा सकेंगे। फिर बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं, इमरान रियाज साहब हैं, अरशद शरीफ का कत्ल है, इस वक्त शेख रशीद साहब गिरफ्तार हैं और नहीं पता उनके बारे में कि वो कहां है। क्या काजी फायजी साहब इन्हें इनका कानूनी और आईनी हक दे सकेंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो आने वाले दिनों में आएंगे। मसलन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट का केस है, इन केसेस पे काजी साहब को कहां हम देखेंगे। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, अब मिलिट्री कोर्ट्स का इशू जब आएगा तो काजी साहब जाहिर है उन्हें को पोजीशन लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ 90 दिन के इलेक्शंस का मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी और काजी फायजी साहब को वहां पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये जो अदालत के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर तकसीम है, क्या वो तकसीम खत्म हो सकेगी या नहीं। तो बहुत सारे सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हसन रजा पाशा साहब, सीनियर वकील हैं, बैरिस्टर गोहर अली साहब, ये भी सीनियर वकील हैं, और अशतर उसाफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। अशतर साहब आपकी तरफ आऊंगा। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जेल के अंदर है। फिर चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उनको कभी इस शहर से उस शहर पर, उस शहर से इस शहर। तो ये सारी जो सूरत आपके सामने, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नए चीफ जस्टिस को कहां देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत सारा अपने इंट्रो में बहुत सारी तवक्कुआत भी लगा दी और बहुत सारा बोझ भी डाल दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हर मनसब का तकाजा होता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तनहा नहीं है इस पे तमाम उन आपको आवाज आ रही है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर है। और याद रखिए कि हम जब सारी की सारी जो अपनी तवज्जो है मरकूज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, तो क्या हम नो कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे? हम ये वोट नहीं दे रहे कि जी हाई कोर्ट्स के ऊपर हमें कोई एतबार नहीं है, हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस नहीं चलने चाहिए, सारे के सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही में जाने चाहिए। और यही तो एक चीज है जिसका अब आइंदा आने वाले दिनों में तयन होना चाहिए। और वो तयन क्या होना है कि 184(3) का दायराकार है क्या, और कौन से मामलात हैं जो कि एक्सेप्शंस में आए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके डायरेक्टली। मेरी राय में तो डायरेक्टली जाने भी नहीं चाहिए, सवाल वो मामला। यस साहब, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि देखें पहला दिन गुजरा है चीफ जस्टिस साहब का, वो बड़ा अच्छा है कि उन्होंने अपनी बेगम को खड़ा किया हल्फ के दौरान, बहुत अच्छी बात है। गो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू है, ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रोटोकॉल नहीं लिया उन्होंने, नहीं लेना चाहिए। फिर गाड़ी उन्होंने आम जजेस जैसी इस्तेमाल की, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया उन्होंने, ये भी बड़ी अच्छी बात है। फुल कोर्ट उन्होंने आज बुलवा लिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ 57,000 केसेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर आप उन केसेस को एड्रेस नहीं करते, उनकी तादाद अगर कम नहीं करते, तो इस सब चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। अशतर साहब।
यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की बात नहीं है। ये इसी तरह है कि जहां दादरसी लोगों को मिल जाए हाई कोर्ट्स के अंदर, और वो चाहे वो उनके खिलाफ हो चाहे वो उनके हक में हो, अगर वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ हमारी सुनवाई हुई है, प्रॉपर तरीके से सुनवाई हुई है, और तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ नहीं होगा। साहब आपकी आवाज दूसरा- नहीं है, मैं दोबारा आपसे राब्ता करूंगा जी, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, आवाज आपकी उसके अंदर जरा ब्रेक हो रही है। गौहर साहब ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और उससे पहले तो ये उम्मीद होती थी कि कहीं ना कहीं कोई ना को तो एक दरवाजा तो है, उमर अताब बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, उन पे दस्तक देंगे, वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, तो अब जाहिर है वो जो चेंज होगी सब कुछ। तो अब नहीं चौधरी साहब ऐसा नहीं है, नहीं कभी एक जज से कभी ऐसी उम्मीद लगाए रखी है और नहीं इस बात पे बिलीव करते कि किसी एक जज से उम्मीद लगानी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और हमें कानून पे पूरा यकीन है। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हो रही है उसके इंशाअल्लाह ताला मुदावा होगा और हमें इंसाफ मिलेगा और इन्हीं कोर्टों और जजेस से मिलेगा। मैं एक बात का जरूर जिक्र करूंगा, हमने एक चीफ जस्टिस को ऐसा समझा जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल फिगर आता है, वो आ जाता है, उसकी एक पॉलिसी होती है, उसके साथ कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट को हिट कर रहा होता है। चीफ जस्टिस ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन सर पाकिस्तान में चीजें बदल रही हैं। चीफ जस्टिस जो है, प्राइम मिनिस्टर जब आता है ना तो इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, यही है, आर्मी चीफ की सेलिब्रेशन होती है, पहली मर्तबा चीफ जस्टिस की। तो साहब चीफ जस्टिस जो है ही इज द सीनियर मोस्ट अमंगस्ट इक्वल। अब वो सारे एक जैसे जजेस है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने अगर आप लोगों को डिलीवर करना है, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेगा। और जिस तरह आपने जिक्र फरमाया कि 57,000 केसेज, अभी 20 तारीख को चीफ जस्टिस ने सारे वकीलों को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट को बुलाया, बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार को बुलाया, तजावीज़ मांगी है कि केसेस जल्दी लगाएं और उन प्रेगनेंसी को ख़त्म करें। चीफ जस्टिस को करना ये चाहिए कि छोटे छोटे 2-2, 3-3 मेंबर की जो बेंचेस है वो बनाए और उनको केसेस दे दें, तब जाके ये मैटर रिजॉल्व होंगे। लोगों को बड़े ग्रीवियंसेस है, लोगों को केसेस नहीं लग रहे, लग जाए तो गैर जरूरी पेंडेंसी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये रिफॉर्म लाना होगा, एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। अगर आप एकेडमिक डिस्कशन में करें तो पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन अगर आप उसको फाइन करें टू द सबमिशंस तो जल्द से जल्द फैसला ले। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमने इतने वक्त, मैं अगर आपको मिसाल दूं, अमेरिका की मिसाल उठा ले कि गुज़श्ता 200 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने जितने केसेस डिसाइड किए कि वो मैक्सिमम आपको आधा घंटा टाइम दे। मैं समझता हूं अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन के इतने केसेस डिसाइड करते, हमारी सुप्रीम कोर्ट को 1000 साल लगता। ये मैंने फिगर आउट किया, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है और वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी कांग्रेस को। ना वी हैव टू डू समथिंग इन 2023, वी कैन नॉट डू दिस कि मैं जब वकीलों को कहूं केसेस शुरू हो जाते हैं, तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि आम लोग सफर ना हो। और लार्जेस्ट बेंचेस का एफबीआर है ना, सिर्फ एफबीआर के केसेस जो हैं उनकी मालियत 2400 अरब रुपए, 2400 इससे भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में पड़ा हुआ, आप समझे कि फैसला होगा तो एफबीआर को मिलेगा। इसमें स्टे लिए हुए, देखो आइन ये जहां भी आपकी प्रोविजन इन्वॉल्व है और जहां अमाउंट इन्वॉल्व है, इवन आइन में लिखा आर्टिकल 199 में कि वो 6 महीने में आप जल्द से जल्द फैसले कर ले, तो ये होने चाहिए। और इसके लिए किसकी जरूरत है? जजेस का और वकीलों का एक जैसा ताउन होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा पाश साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा जो कुछ कल हुआ, जो कुछ आज हुआ, आप इससे मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। कल जो हुआ वो एक हल्फ हुआ, हल्फ, और उसमें जो उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को साथ खड़ा की, उसमें अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी गलत बात नहीं है। और ख़ास तौर पे इस मुल्क की जो सिन्फ नाजुक है, ख़वातीन है, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और ख़ुद को एलिवेट किया। इट्स अ गुड मैसेज। दूसरी बात जो है वो आज के हवाले से मैं इसको कोई तनकीद नहीं करता, बड़ा अच्छा है, एवोल्यूशन प्रोसेस है, नई जोतें खुल रही हैं। और अगर कुछ अहम केसेस जिनमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, उनको अगर आप लाइव टेलीकास्ट करा के सारे पाकिस्तान को, सारी अवाम को दिखाते हैं और उनको पता चलता है कि कौन क्या कह रहा है, सिस्टम बनाना पड़ेगा ना सर, आपको नया चैनल बनाना पड़ेगा। उसका सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, नहीं है, इन द लॉन्ग रन नहीं हो सके। मेरी गुजारिश सुन लें, स्टार्ट में ही ये बात हुई कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जिन्होंने रूल्स बनाने हैं कि कौन से केसेस लाइव टेलीकास्ट करने का कहना है और कौन से नहीं कहना।
तो यकीनन हर केस के लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, ना ही हर बेंच का ये मुमकिन है, जो कि हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इस किस्म के केसेस जिसमें लार्जर बेंच हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मैटर्स हैं जहाँ पे पूरी कौम इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे अगर बन जाता है तो कोई ऐसा पॉलिटिकल केसेस जो हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ। अब ये जो है इसमें भी देखें ये बिल्कुल 100% कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जिसमें एक केस एक लॉ बना उसको चैलेंज कर दिया गया। अब अगर आप उसको देखने जाए, आप जो पिटिशनर्स के काउंसिल हैं उनसे जब कैटेगरिकली ये क्वेश्चन पुट किया गया कि आप इसको कैसा समझते हैं, तो कहते हैं ये है तो सही लेकिन प्रोसीजर ठीक नहीं था। इट मीन्स कि ये एक पॉपुलर कह ले कि पॉपुलर एक वेव है, जो कि ये हमारी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की 2 डिकेड से मुतालबे थे कि 184 में अपील दें, रिव्यू में वकील बदलने का हो। तो ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है जो कि खुदा न खास्ता ये तस्वर किया जाए कि जिससे कोर्ट के ऊपर जो है कोर्ट के पावर्स हैं वो कर्टेल की जा रही है। कौम देख रही थी तो उसमें एक चीज बाज़ औक़ात महसूस होता था कि वकील जो है उससे 15 सवाल किए जा रहे हैं लेकिन उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो एक सिंपैथी लोगों के अंदर बड़ी आई कि वकील को भी बोलना। ये अच्छी बात है। जब मैं और गौर जब अब किसी केस के लिए बात करेंगे तो ये कहेंगे कि अपने क्लाइंट से कि एक तो फीस होगी तो बाकी जो ये हमारी इंसल्ट हो उसकी अलग फीस लेंगे। लेकिन बहरहाल इम्तियाज सिद्दीकी साहब जो मेरा ख्याल है उनका कैरियर तो गया नहीं वो इंतहाई अच्छे वकील हैं, हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना केस आर्ग्यू किया। देखिए क्वेश्चनिंग ये कोई पहला केस नहीं है जिस पे बेंच की तरफ से क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस ना आए हों। लोगों को नजर नहीं आता था कि अंदर क्या होता है सारा। लेकिन आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं एक एक चीज जो है वो लाइव आ रही है। जहां तक लॉ का ताल्लुक है, जो लॉ पास हुआ वह इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है कि क्या पार्लियामान की सुपर कॉम्पिटेंसी थी ये लॉ पास कर सकता था। आल्दो अच्छी चीजें जरूर होगी बट तरीकेकार ये थे कि आप आइन में तरमीम करते बजाय इसके क्या कानून साजी के जरिए करते। जहां तक लाइव स्ट्रीमिंग है चोई साहब, लेट्स गो बाय द एवोल्यूशन स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर ऐसा आ जाता है, अमेरिका में भी आज भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में कैमरे की इजाजत नहीं है और उनका कहना है कि ऑडियो सुन लेते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप हाफ एन आवर के ट्रांसक्रिप्ट से साउंड बाय 30 सेकंड का इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। स्लोली ग्रेजुअली जाए, फिर ट्रायल कोर्ट में भी कैमरा होगा, हाई कोर्ट में भी कैमरा होगा, लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। दूसरी बात ये, जजेस भी इंग्लिश में क्वेश्चन करे, वकील भी इंग्लिश में सबमिशन करे, सबमिशन भी सारी इंग्लिश में हो और आम समझे उर्दू, तो इनको कोई इतना इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि सारी जनरल पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट से कभी भी शिकवा नहीं रहा कि आप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। मैं नहीं समझता कि इट वाज अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैं समझता हूं दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एवोल्यूशन आइज इस तरह ना करे। लेट्स नॉट गो इनटू दिस। ये फोकस आप जो पहली बात आपने की है, इन केसेस को जल्दी एड्रेस करें और वो जो जजमेंट्स है उस पर अमल दरामद करवाना और आवाम के फंडामेंटल राइट्स सिंपल होने चाहिए। सिंपल होने चाहिए। पूरी किताब होगी तो उसको लिखने में, टाइप करने में, पढ़ने में टाइम लगेगा। पहले जो हर्डल है, पहली हर्डल है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, उसके बाद फिक्सेशन ऑफ केसेस आएगी। आज अल्लाह किया कि एक कंसेंसस पे बैठे दोनों सीनियर जजेस दाएं बाएं जो बैठे हुए थे, उन्होंने एग्री किया कि हम तीनों मिलके एक कमेटी जो बनी है उसके वो लेकिन मेरा ख्याल जो बेंचेस की फॉर्मेशन की और मेरा ख्याल उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। अच्छा साहब देखिएगा, इशू फिर वही है कि अगर आप बहुत अच्छे चीफ जस्टिस साबित होते हैं, बाकी उनके आपके साथी जजेस भी बहुत अच्छे साबित होते हैं, आप फ्यूल भी बचा लेते हैं, आप बिजली भी बचा लेते हैं, आप लाइव कवरेज भी कर लेते हैं और आप एक सिंपल लाइफ की तरफ चले जाते हैं, आप कानून और आइन की पासदारी भी करते हैं, लेकिन अगर 57,000 केसेस को 60,000 केसेस में कन्वर्ट करके चले जाते हैं तो क्या फायदा होगा इसका? ये सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो आज मिशन स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिला, मेरा दिल से खुश हुआ। मैं उसको मिशन स्टेटमेंट क्यों कह रहा हूँ? ठीक, आज जब चीफ जस्टिस बराए मेहरबानी होल्ड की। मेरा ख्याल कॉल अशरफ साहब आपकी कॉल होल्ड हो गई है। ख्वाजा साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अशरफ साहब ये फरमाइएगा कि एक तो आपका आर्गुमेंट मुकम्मल नहीं हुआ था, दूसरा ये ऐसे बहुत ज्यादा मेरा ख्याल बर्डन है और बहुत ज्यादा तवक्कुआत है लोगों को इनसे,
अब सवाल फिर वही है कि क्या ये तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी या नहीं, या ऐसा ना हो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तरह दोबारा कुछ लोगों का दिल टूट जाए इनसे। मैं अर्ज कर रहा था कि आज जब उन्होंने बात की अपने हमले से, तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ आते हैं उनको इसी तरह ट्रीट करें जिस तरह मेहमान होते हैं, यानी उनको फैसिलिटेट करें, ठीक, उनके साथ शाइस्तगी से पेश आए, उनको उनके लिए मामलात को आसान बनाएं। तो ये तो उनका मिशन स्टेटमेंट था। दूसरा, ये जब आप ये जो पेंडेंसी को देखेंगे, इसमें बहुत सारी डेडवुड है, बहुत सारे केसेस जो हैं वो मसलन एफबीआर के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो सैकड़ों की तादाद में है, वो इनको क्लब करके उनके एक फैसले करने वाले हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल केसेस को लेना छोड़ दें, पॉलिटिकल मामलात में जाना छोड़ दें, तो और सिर्फ लोगों की जो तकलीफ है, जो लोगों के जो मामलात हैं उनको आप सुने, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये पेंडेंसी जो है ये खत्म हो जाएगी, खास तौर पे उस वक्त जब आप असूल वाजे कर देंगे चीजों के। जब असूल वाजे हो जाएंगे तो बाकी फैसले जो होंगे हाई कोर्ट्स वगैरह में वो उन असूलों के तहत होंगे, इसलिए लिटिगेशन घट जाएगी आने वाले दिनों में। अच्छा साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब का केस है, मियां साहब यहाँ पे आएंगे, जाहिर है उनके खिलाफ फैसला हुआ है, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन्हें जेल जाना चाहिए, और अगर वो जेल नहीं जाते और उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि इसका फिर ये कानून या फिर इंसाफ तो नहीं हुआ। और दूसरा इमरान खान साहब के केसेस हैं और फिर उनकी जो पार्टी है उसके केसेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सवाल अब भी लोग उठा रहे हैं कि जनाब इनका क्या बनेगा, ये भी तो इंसान है, ये भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब तक तो जाएंगी, और फिर नैब की तरामीम जो है उसके बाद नए केसेस खुल गए नैब के पुराने, अब उन केसेस का क्या बनेगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे इनसे। जी, सवाल जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल उठते हैं, लेकिन क्या हाई कोर्ट्स के पास ये कैपेसिटी नहीं है? क्या हाई कोर्ट्स के पास ये केसेस नहीं जाने चाहिए? क्या हमें यहाँ पे इन मामलात को नीचे वाली सतह पे खत्म नहीं करना चाहिए? वाई इज इट कि हम सारे के सारे केसेस ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में और तवक्कुआत रख देते हैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? ये भी एक गलत तरीका है, एक गलत ट्रेंड है। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस करने की जरूरत है, और बहुत सारे मामला जो हैं वो उसी पर निबट जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं दाई हूं इस बात का कि जो फेडरल कोर्ट्स बननी चाहिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स के मामलात हैं, जो कंपटीशन कमीशन के मामलात हैं, जो आपके कस्टम्स के मामलात हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सारे मामलात होते हैं और वो ट्राइब्यूनल है जो कि फेडरल लॉज के तहत है। तो जरूरत इस बात की भी है कि हम फेडरल कोर्ट बनाएं और फेडरल कोर्ट्स में ये मामलात को चलाएं। लेकिन उसमें ऐसे साहब मसला यही है कि आप कोई भी अदालत बना लें, अल्टीमेटली जब वहां पे कोई फैसला हो जाता है तो फिर एक बड़ा वकील हायर करके फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं लोग। तो नीचे आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली बर्डन आएगा ऊपर। या तो ये फैसला हो जाए कि इससे ऊपर केस जाएगा नहीं, हाई कोर्ट के अंदर खत्म होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो फिर तो हो सकता है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर फेडरल कोर्ट्स हो जाएंगे और वहां पे जो अपील लाए करेगी फ्रॉम फेडरल ट्राइब्यूनल्स, तो वो मामला वहीं खत्म हो जाएंगे। असल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम रेंट के मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, हम विरासत के मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं। ये तो बल्कि खुला के जाते थे सर, आपको याद नहीं होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने खुला का केस किया था 28 साल बाद जाके फैसला उसका, और वो खातून बूढ़ी हो चुकी दोस्तों, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ था केस, चाइल्ड कस्टडी का मैटर था, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। यही तो चीजें हैं जिनको स्ट्रीमलाइन करना है, और वो कैसे सही होंगी जब फुल कोर्ट बैठेगा और अपने रूल्स को रिविजिट करेगा, और वहां पे आप ये बताएंगे कि मामला जो है वो किस तरीके से चलाने हैं। अगर आपने एक केस सुना है और उसमें लीव टू अपील नहीं ग्रांट करते, तो उसके लिए 50 सफ़े लिखने की तो जरूरत कोई नहीं है, आपने तो अफर्म करना है हाई कोर्ट का, तो कितना ही टाइम बच जाएगा। इसी तरह अगर आप बेल रिजेक्ट कर रहे हैं तो जरूर उसका फैसला लिखें, लेकिन अगर आपने बेल ग्रांट करनी है तो उसके लिए तो कोई वजूहात देने की जरूरत नहीं है, वो तो 5 असूल वाजे हो चुके हैं। तो ये इन सब चीजों को आपको स्ट्रीमलाइन करना है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगी। बिल्कुल सब देख रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चल रही है। और खुशी मुझे आज इस बात की और भी है, वो ये है कि ये नहीं किया कि सीधा ही बैठ गए आके और कहा कि जी टीवी आएगा और टीवी कैमरास के ऊपर चलेगा। कोर्ट में पूरा डिस्कशन करने से पहले इसके ऊपर फुल कोर्ट बैठा, जो कि कई मेरे ख्याल 1.5-2 बरस से तो फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं हुई। 4 साल बाद भाई साहब बता रहे हैं 4 साल, मेरे ख्याल ये 2019 में आखिरी 2019 में साखर निसार साहब के दौर में हुआ था। 19 में तो ये कितनी वैसे ज्यादती की बात है कि कोर्ट जो है उसके अंदर आप फुल कोर्ट मीटिंग ही ना कर सकें। जी ठीक, उससे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, साथ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब ये जो डिवीजन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो कहते थे 8 जज उस साइड पे हैं, 7 जज उस साइड पे हैं। आज वैसे पूरी कौम को नजर आया है कि वहां पे डिवीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो 9/6 की हो गई है डिवीजन। तो ये डिवीजन को कैसे खत्म करेंगे, वो तकसीम को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, ये नजरियाती डिवाइड है, सोच का फर्क है कि एक क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है कि वो हमें रेगुलेट कर सकती है। कुछ जजेस कहते हैं हाँ है, कुछ कहते हैं नहीं है, हमें खुद होना है। तो इस हवाले से ये डिबेट ओपननेस आना, ये बड़ा इसको हमें वेलकम करना चाहिए। कम से कम ये चीज़ें जो है पब्लिकली आ गई हैं कि किस जज का क्या व्यू है, वो क्या सोचता है, उसके पीछे विजडम क्या है जब वो ये कहता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, या जो कहता है कि नहीं पार्लियामेंट नहीं, हम खुद ही अपने आप को रेगुलेट करें, ना करें तो कोई नहीं, लेकिन हमें खुद ही करना चाहिए। लेकिन कम से कम आज ये एक चीज में कंसेंसस आया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए, चाहे वो हम खुद करें, चाहे वो पार्लियामेंट पे आ रहा है एतराज कॉम्पिटेंस का। बाकी राइट ऑफ अपील पे था मसला, बहुत से जजेस का एक बड़ा बैगेज है, उनको अंदाजा है कि 184(3) में क्या कुछ उनके बड़े बड़े जो है होता रहा है माजी में जो जिस तरीके से करते रहे साकिब निसार या और बनियाद साहब, तो ये सारे रिविजिट भी, जब राइट ऑफ अपील आएगी तो ये जजेस दूसरे बैठेंगे, फिर जस्टिस काजी फैसा या दूसरे बेंच ऐसा बनेगा कि ये रिविजिट हो सकते हैं। तो हर जज की अपने एक उनका बैगेज है, एक पूरा वो उससे भी वो नहीं निकल सकते। लेकिन अब देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे पहले 8 जजेस ने अपना फैसला दिया हुआ है, अब वो ही इसी बेंच का भी हिस्सा है, तो अपने फैसले को कैसे चेंज करें? नहीं, वो स्टे दिया है, सस्पेंड किया है, फाइनल ऑर्डर नहीं। वो केवल अलग बात है कि वो ऑर्डर जो है वो इस तरह लिखा गया कि वो फाइनल ही था, अटॉर्नी जनरल को पूछा नहीं गया। अब उन जजेस को अपनी राय बदलनी पड़ेगी, तो कैसे बदलें? ना बदल भी सकते हैं, मे भी। आज मैंने 1-2 जजेस को हमने देखा, वो सेक्रेटरी थे, लेकिन आज जो वो सवाल कर रहे थे वो कोई मुख्तलिफ कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है, कोई भी ऑर्डर आता है तो वो सस्पेंड हो जाता है, या वो उस तरह नहीं। कानून वैसे सस्पेंड नहीं होता, ये पहले ही दफा देखा गया कि प्रीएम्प्ट करके कानून को सस्पेंड, और एक जमात ने, पीटीआई ने, बरिस्टर साहब की जमात जो है, बरिस्टर साहब का क्या कसूर है? वो वकील है भाई। नहीं, वो नहीं है, लेकिन उनकी जमात है पीटीआई, ये वकील है जमात। अब जमात में है तो मैं पीटीआई की कोई पिटीशन नहीं है, वकील है जरूर, और हम यस पीटीआई को मुझे बजाते खुद भी इस लॉ पे ऑब्जेक्शन है। देखे चौधरी साहब, एक चीज होनी चाहिए, ये पावर कभी नहीं होना चाहिए कि आप कमेटी बनाए, न पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी कितने जजेस बैठेंगे। ये अगर करना है तो आईन लेके आ जाए, वो अलग बात है, बाय लॉ ये नहीं कर सकते। और इस बात की क्या गारंटी हो गया तो इलीगल होगा? अगर ये इस बात की क्या गारंटी है कि हम 3 जज बैठेंगे तो फिर बाकी कहेंगे ये 3 हम ख्याल है, और वो सीनियर मोस्ट होंगे ना सर? नहीं, वो सीनियर मोस्ट है, फिर भी उनको कहा जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसको बेस बना के ये कहा गया कि चीफ जस्टिस इसी चीजों को इस्तेमाल करते हुए मिसयूज कर गया और ये केसेस में नोटिस नहीं लेना चाहिए था, उसको आप जरूर स्टॉप करें, आप अपने रूल्स बनाएं। आपको याद होगा कोसा साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की थी, उस वक्त गुलजार साहब ने एग्री नहीं कर गया, शायद कोई और जजेस नहीं एग्री करना चाह रहे थे, तो वो रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हुई। अब ये रूल्स बनाना तो सुप्रीम कोर्ट का अपना मैंडेट है, ये खुद अपने रूल्स बनाए, जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठती है, जिस तरह अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, या इंडिया को देखें जिस तरह को बेंचेस में बैठते हैं हमारी तरह, लेकिन वो क्या करते, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो कहीं मिसयूज तो नहीं करते। हमने ये एक इशू बनाया कि चीफ जस्टिस ने जो भी बेंच बनाया वो बेंच गलत है, और पेंडेंसी आई और केसेस क्या हुआ, डिवाइड थी ना सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, डिवाइड ऐसी थी कि तो ये एतराज जजेस ने किया सर, ये आम आदमी ने किया। चौधरी साहब कभी डिवाइड जजेस में डिवाइड पैदा किया गया, और कैसे पैदा किया? जब पॉलिटिकल केसेस आए, एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि जब भी बेंच बने वो उसको मुतनाज़ बनाए, वो जजेस को भी मुतनाज़ बनाए, इसी वजह से वो डिवाइड पैदा हुआ। अब देखिए जजेस को वो खत्म करने की कोशिश, काजी फायज़ साहब थे, एक तो आप उनको पॉलिटिकल जो केसेस थे उनमें शामिल ही नहीं करते, कभी भी नहीं किया, और फिर दूसरा 11 केसेस सिर्फ उन्होंने 4
73 केसेस एक सीनियर जज थे उन्होंने एजाजुल दिए। हसन साहब। जी, और काजी फाइसा साहब ने टोटल 4 या 5 केसेस में वो जो हाई प्रोफाइल 11 कहते हैं, वो 11 चौधरी साहब, मैं इसके यही अलावा बनाया नहीं। अब जब आप इस तरह सिलेक्शन करते हैं और फिर काजी साहब ने खुद ऐलान कर दिया अप्रैल के कि मैं अब किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। वो इस लॉ की वजह से तो बैठ गए। इसकी लेकिन वजह चौधरी साहब क्या होना चाहिए, आप ये ऐसा होना चाहिए कि आप रूल्स में ये अमेंडमेंट कर ले कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आए वो कौन से बेंचेस सुनेंगे। जिस तरह कंपनीज रिलेटेड रूल्स में ये लिखा हुआ था कि प्यूनी जज सुनेगा, जो भी सीनियर जज था वो कंपनी केसेस सुनता था। नेब के केसेस आ जाते उसमें लिखा सीनियर जजेस सुनते, डीबी सुनेंगे। आप रूल्स में प्रोवाइड करें ताकि ये शिकवे न रहे, बजाय इसके कि मैं कहूं भाई मैं बेंच पे बैठ। अगर एक जज बेंच पे नहीं बैठता उसका और काम ही क्या है। और अगर चीफ जस्टिस उस बेंच के केस में ये करे कि मैं आपको एक सर्टेन किस्म का केसेस नहीं दूंगा, तो वो जज क्या करेगा। इस तरह ये से एक डिवाइड जब पैदा होगी तो वो मुल्क और कौम और आइन के लिए बेहतर नहीं है। इससे आम लिटिगेंट सफर होगा। इसका तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि चीफ जस्टिस के साथ 3 बंदे बिठाओ और 2 जजेस बिठाओ तो इससे मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो मेरा ख्याल है 184(3) का भी तो इश्यू है, उसके लिए फैसला करना 3 लोग मिलकर फैसला कर लेंगे तो अच्छा है, बजाय इसके चीफ जस्टिस साहब फैसला करें कि मैंने इस पागल खाने पे जाके छापा मारना है और ये फैसला मेरा ही होगा और रिकॉर्ड और अगर ये ठीक है कि रजिस्ट्रार नोट पुटअप करे कि ये 184(3) में है तो आप इसको कागज़ेस ले और चीफ जस्टिस उसका बेंच बना के कागज़ेस, क्या 3 रुकनी कमेटी अगर करे वो बेहतर है या रजिस्ट्रार का नोट जो है वो सफिशिएंट है। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि आप जब बेंचेस की तश्कील करते हैं, क्यों आज ये इस्तलाह चली है कि हम ख्याल जजेस का बेंच बनाया गया, कोई वजह थी ना। और देखें आप कि जितने भी हाई प्रोफाइल केस हुए हैं एक मखसूस बेंच तश्कील दी गई, उसके बाद डिवीजन क्या बनी। अब एक चीफ जस्टिस साहब ये ऑर्डर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कि जी कि जस्टिस काजी फाइसा के बेंच में फलां बंदे का केस ना लगे। ये डिवीजन किसने पैदा की है? क्या फिर वो ऐसे बैठे रहे? ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप जब एक जज को आप टारगेट कर रहे हैं कि ये फलां बंदे का केस नहीं सुनेगा, इट मीन्स कि आप जो मैसेज दे रहे हैं कि ही इज बाइस्ड। अरे भाई साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि अब ये वही कोर्ट है, इसके अंदर सिर्फ एक साहब माइनस हुए हैं, बाकी सब के सब वही हैं। तो अब ये बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब देखें, कोर्ट तो वही है, लोग भी वही हैं, ग्रीवेंसेस इशू भी वही हैं, अना भी वही है, मसले पुराने वही हैं, सिर्फ बंदियाल साहब के हैं। तो अब काजी साहब इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे? सर बड़ा फर्क है, मैं आपको बताऊं, यही ले लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और वो उसको सर बेंच बनाया था उन्होंने, बेंच बनाया, बेंच की फॉर्मेशन देख लें और उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया, स्टे दे दिया। आज उसपे भी ठीक ठाक फैसला है पूरे का पूरा। अब एक बंदा चेंज हो गया, उमर अताब बंदियाल साहब रिटायर हो गए, अब आगे काजी फाइज। अब चेंज देखें क्या है, वो कह रहे हैं जी कि मैं खुद अपने इख्तियारात देना चाहता हूं, आई एम रेडी फॉर इट। मैं नहीं समझता कि एक जज को इख्तियार देना चाहिए कि वो बेंचेस तश्कील करे और 184(3) का फैसला करे। दिस इज चेंज, जमीन आसमान की चेंज है। एक बार भी चीफ जस्टिस हजरात होंगे, हो सकता है वो इख्तियार अपने पास रखना चाहते हो जब आप वंस फॉर ऑल ये फैसला, जब वो खुद वॉलंटियर हो रहे हैं देने के लिए, तो अपने तौर पर ना वो अदालत पूरी को कह रहे हैं चेंज की बात है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है एंड ही इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और ये 3 ऑर्गन्स है जो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं। आइन ने मुझे अगर जिम्मेदारी दी कि आप रूल्स बेटे और आप बेटे, मैं कौन होता हूं मैं कहूं कि मैं आपको पावर दे रहा हूं। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गिविंग अवे माय पावर, न लो न दो। जो पावर आपको कानून और लॉ के मुताबिक मिली है फिर एक्सरसाइज उनकी करें। वैसे इससे पहले एक फैसला ये गवर्नमेंट किसको कहते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, जो कैबिनेट है वो गवर्नमेंट है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को पाबंद कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी तो पाबंद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसलिए मैंने पहले मिसाल दी कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट सारे जजेस इकट्ठे बैठते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के आइन में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस में भी काम करे, और यही रीजन है 2-2 जजेस भी बैठ
जाए, 3-3 जजेस भी बैठ जाते हैं, और हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर फैसला आ जाता है तो वो अगर 2-3 प्रोवाइडेड है कि इसमें अपील लाई करेगा, अदर देन दैट वो पिटीशन होगी, और अनलेस अंटिल सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि आईनी कोई नुक्ता, कानूनी कोई नुक्ता इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट नहीं करेगी। अभी भी यही है। हुआ क्या है चौधरी साहब, अगर आप नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब के टाइम से उठा लें, एक स्पेशल बेंच होता था, जावेद इकबाल हर वक्त साथ होते थे, इवन काजी साहब का अपना वक्त उठा ले, जवाद ख्वाजा साहब के साथ थ्रू काजी साहब रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेस बेंचेस नहीं होते। लोग क्या एतराज करना शुरू कर जाते हैं जब पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और बाज लोगों का इंटरेस्ट होता है, उनको पता चलता है केस तो है नहीं, तो बेंच पे अटैक करो। ये एक डिस्पेल होना चाहिए कि ये बेंच पे जो अटैकीज है ये नहीं। इसके लिए आपको अपनी पार्टी नहीं, जिस पार्टी की वकालत कर रहे हैं उनको समझाना पड़ेगा। नहीं चौधरी साहब, वो देखे वो आपका एक आईनी हक है, अगर मैं कहूं कि कहीं बाइस नहीं सर, जो लॉ के मुताबिक है, उमर अदरवाइज हो जाना पर्सनल, अमर फारूक साहब नहीं पर्सनल नहीं सर, आप उनकी वो ट्रोलिंग देख लें, आप सारे फैसला निकाल के। उससे पहले वो जब अदम एतमाद का इशू था तो आप उसकी ट्रोलिंग निकाल के देख लें सर। आदम एतमाद का देखें, आदम एतमाद का फैसला हुआ तो जो यही जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल साहब, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था जी कि हम आज बहुत खुश है कि नजरिया जरूरत इसी चीफ जस्टिस ने दफन कर दिया, और बाद में कह रहे थे और इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, आपको याद है उस वक्त? अगर वो निकाले ना अपने पुराने कुलीग के ख्यालात आप। अच्छा इरफान भाई, मलिक साहब कि ये अब बहुत सारे केसेस, हमारे 90 दिनों के अंदर इलेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो आइन और कानून की पासदारी करते हैं, जैसे आज उन्होंने कहा कि मैंने हल्फ उठाया हुआ है, तो उनको 90 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा ऑफिसर सीक्रेट एक्ट है, फिर आर्मी एक्ट का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, अब बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं और सियासी गिरफ्तारियां हैं। तो यहाँ पे कैसे बैलेंस आउट करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे मेरा ख्याल है कि कोई उनके लिए इशू नहीं है कि जो उनके साथ माजी में रहा है, उस वक्त की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया सारे खिलाफ थे, तो अब ये प्रेशर तो उनके लिए कोई इशू नहीं रहा। और वो चीफ जस्टिस हैं, और बेंच अगर एक सीनियर मोस्ट का 5 का बना देते हैं या फुल कोर्ट बना देते हैं, जो मेजॉरिटी होगी उसका फैसला प्रिवेल करेगा। उनके कोई ऐसा लग रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस का ये नहीं है कि वो एक पार्टी को फायदा उन्होंने देना है या आगे फ्यूचर में, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि वो आइन के मुताबिक आइन और कानून और हिस्ट्री उनको कैसे जज करेगी 13 महीने में। तो वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, उनको बड़े कॉन्शियस हैं कि जी ऐसा फैसला मैं नहीं देना जो है वो अगर किसी को फायदा देने के लिए या किसी को नुकसान देने के लिए। और अगर पीटीआई को, नून लीग को उम्मीद है तो पीटीआई को भी उम्मीद होनी चाहिए, और बजाय इसके कि कोई जो इंटरनल पॉलिटिक्स में, चाहे नून लीग वो एक धड़े के साथ हो रही है या पीटीआई एक धड़े के साथ हो रही है या वो किसी एक धड़े की हमायत में कोई पिटीशन लेके जा रही है, उन चीज़ों में जजेस वो आपस में उनके खिलाफ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सियासी जमातों को पार्लियामेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़ा होना चाहिए। अब पाकिस्तान बार काउंसिल तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के साथ खड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी जो है पीटीआई, वो कहती है कि नहीं, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो जो है वो कानून बना सके। अब ये बड़ी वैसे हैरानगी है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप ये कहना सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप ये कहो पिटीशन फाइल करें, जो पीटीआई की पिटीशन नहीं, अदरवाइज लेकिन मैं भी सपोर्ट करता हूँ। अगर आप सुप्रीम नहीं, वो ठीक है, हम मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके ये कहें कि सर ये गैर आईनी काम हुआ है, तो हम पार्लियामान की सुप्रीमेसी ही चाहते हैं। देखो, पार्लियामान कानून साजी कर सकती है, लेकिन पार्लियामान के पास लामुतनाही पावर नहीं कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह जो बना लिया तो कर लिया। कानून पार्लियामेंट ने बनाना है आईन के तकाजों के मुताबिक, आईन की हुदूद के दिए गए। अच्छा, वैसे आप ये समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ना, ये गैर आईनी है? मैं ये समझता हूँ गैर आईनी है, इसलिए कि आईन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर आपने एक्सपेंड करना है। आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है सर, वो कौन सी उन्होंने निकाले तो सही ना। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 184 के पावर आपने एक्सपेंड करना है, तो जो लेजिस्लेटिव बिल बना हुआ उसका क्लास कह रहा है कि आपने उसके मुताबिक आईन में तरमीम करनी है, ना कि लॉ के मुताबिक करना है। इतनी सी बात है। क्यों वैसे पचा क्या इशू क्या है आइन और कानून और तब्दीली और एक्ट? मूड पॉइंट ये है, आज अंडर डिस्कशन भी रहा आर्टिकल 191, उसके तहत वो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक, अब लॉ की जो है वो आर्टिकल 260 में उसकी डेफिनेशन क्लास जो है वो ये है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो उसको कानून समझा जाता है। अब जो पिटिशनर के काउंसिल है उन्होंने आर्ग्यू किया और उन्होंने ये कहा कि कुछ कन्वेंशन होते हैं, कुछ रवाज होते हैं और कोर्ट की जजमेंट्स ये लॉ है। उन्होंने एक्सक्लूड किया लॉ की तारीफ में जो पार्लियामान, हालांकि बेसिक
पार्लिमान ही है जो लॉ बनाती है और जो कि ये बना दी है। अब इसको क्या है, क्या ये अल्ट्रा वायरस है? क्या आर्टिकल 10A कहीं पे नजर आ रहा है आपको इस हवाले से? आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का कहता है, और फेयर ट्रायल ये है कि किसी भी शख्स को अपील का हक मिलना चाहिए। जब अपील का हक आप नहीं देते तो उससे वो हक छीनते हैं। और उन्होंने एक दो बल्कि उसकी क्लास 6 पे उन्होंने कहा कि ये ठीक है, यानी पार्टली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस लॉ को, जिसमें वो ये था कि रिव्यू में कौंसल चेंज करने की होनी चाहिए। जज साहब ने कैटेगरिकली पूछा कि हाँ जी इसके मतलब आप क्या कहते हैं कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा जी नहीं ये ठीक है। तो ये अभी बातें डिबेटेबल हैं और अभी फैसला आना है। होपफुली बेहतर फैसला आएगा क्योंकि इसमें 191 की इंटरप्रिटेशन इसमें होनी है और यही मूड पॉइंट है। बिल्कुल सही। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगी। मलिक साहब फरमाइए, आपने जाहिर है इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं आप और जजेस के बॉडी लैंग्वेज को भी समझते हैं, आज आपको कोई फर्क महसूस हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उससे? देखिए ये तो है ना कि पहले हम ख्याल जजेस बैठते थे बेंच तो इतना इख्तलाफ नहीं होता था। एक दो दफा इख्तलाफ आया तो बंदियाल साहब के लिए भी मुश्किल पेश आई। तो यहाँ जो है अब आज मैं देख रहा था कि कुछ चीज़ें मजीद जजेस जो हैं वो इससे सीखेंगे। आज उनको फीडबैक भी मिलेगा मुख्तलिफ लोगों से, मीडिया के लोग भी इस पर कमेंट्री कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि जब ये फुल कोर्ट बनाया है तो इतनी जो कह रहे थे कि जजेस के सवाल ना हो, ये भी मेरा ख्याल है कि उसमें भी चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा कि वो तरीके से बात करें। अगर जजेस की भी बड़ी ईगो होती है, वो इस चीज़ को फील कर जाते हैं कि जब अगर आप कहेंगे। दूसरी तरफ ये है कि जजेस को भी अब देखना होगा कि वो वकला को टाइम दें, उनकी बात पूरी सुने, बाद में कुछ सवाल करें। अब ऐसा लग रहा था और हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से कि जब भी कोई इस किस्म का बेंच बना है तो जजेस ने एक दूसरे को सुनाने के लिए वकील को सामने एड्रेस करके वो करते हैं बात। तो आज जो सारी डिस्कशन थी वो दो माइंड सेट की थी आपस में जजेस की, और उन्होंने सामने जो है वकला को रखा हुआ था कि जी ये बात है, ये इसके तरह पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ये है, कानून में ये तब्दीली लानी चाहिए या खुद हमें करना चाहिए। तो वो बेसिकली एक दूसरे को सुना रहे थे। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आएगी और मजीद ये जजेस जो है लिखने पे तवज्जो देंगे ना कि बोलने पे, ताकि अच्छा ये जो लंबी तारीख दी गई उसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन है कि इतनी नहीं होनी चाहिए। सुन लेते हैं कल एक जज जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं 10 दिन के लिए, ठीक, तो इस वजह से दिया गया है इसको टाइम। अच्छा एक और सवाल वो भी ज़ाहिर जज साहबा ने उठाया, उन्होंने कहा कि देखें ये भी तो फुल कोर्ट एक बेंच है पूरा, और जब ये फैसला करेगा तो इसकी अपील कौन सुनेगा फिर? देखिए ये वो उन्होंने कह दिया कि इस जुडिशियल आर्डर में जब फुल कोर्ट बने तो इस फैसले में ही हम कानून को रीड आउट रीड इन का जो एक है जो फुल कोर्ट होगा फाइनल होगा उसके खिलाफ उसके पे हम कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। लेकिन यही जज साहबा थी जब फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से 9 रुकनी बेंच बना, वहां जैसे सरदार तारिक ने कहा कि इस बेंच को 9 रुकनी को जब अपील आएगी तो कितने ये 7 जज कैसे सुनेंगे? तो माजी में ये बात भी हो सकती है कि जब आपके हम ख्याल चीफ जस्टिस रहे हैं तो इस किस्म के सवाल नहीं है, और अब क्यों है फुल कोर्ट। काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि मैंने दोनों सीनियर जजेस से मशवरा लेके बनाया है, और अच्छी बात है क्योंकि ये जजेस का एक इंटरनल वर्किंग भी इसके साथ लिंकअप है। तो फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट के हवाले से ये भी फैसला हो जाए कि जब फुल कोर्ट हो तो उस हवाले से अपील का जो हक है, अपील में स्कोप बड़ा कर दें। अगर वो फाइल हो जज यही सुनेंगे, तो इस तरह वो अपना एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और किया गया है यहाँ 63 में इतनी बड़ी इंटरप्रिटेशन हुई है और हिडन मीनिंग ले लिए गए हैं, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही बात। अच्छा गौर साहब ये फरमाइएगा जो पीटीआई है जिनके आप वकील हैं उनको क्या तवक्कुआत हैं इनसे, और क्या वो मुतमईन है, वो ये समझते हैं कि अब उनसे इंसाफ होगा और जो पिछले महीने तक उनको इंसाफ नहीं मिला अब मिलना शुरू हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला हमें बिल्कुल तवक्को है चीफ जस्टिस साहब से भी और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी, और कभी हमने नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि हमें यहाँ से इंसाफ की। लेकिन आमिर फारूक साहब से आप मुतमईन नहीं है, वो तो वहीं पे। देखिए लेट्स फोकस ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल तवक्को इंशाअल्लाह ताला, और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। और हम जजेस में बिल्कुल डिफरेंस नहीं करते, सारे जजेस का एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं। हम उनसे उम्मीद ये जरूर कर रहे हैं कि देखो आपके सामने क्या हो रहा है। 13 टाइम्स 14 टाइम्स अगर एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है और फॉर नो रीजन, औरतों को रखा जाता है, बच्चों को रखा जाता है, और आपके सामने हमारी एप्लीकेशन आई हुई है कि कमीशन बनाओ, इंक्वायरी करो,
तो हम भी तो इस मुल्क के एक पॉलिटिकल पार्टी के, हमें अगर बाहर निकाला जा रहा है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि उस सिस्टम में आप तो आप चीफ जैसा पाकिस्तान ये तोक़ु करते हैं कि वो इंशाल्लाह हमारे सारे लोगों इस एक्सेस को रोकेंगे, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोकेंगे, जो वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की उसको रोकेंगे, जो लोगों को जोर जबरदस्ती डिसअपीयर किया जाता है इसको रोकेंगे, जिन लोगों को जेलों में डाला जाता है 10-10 मरतबा अरेस्ट किया जाता है इसको रोकेंगे। अगर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको नहीं रोक सकते, दे हैव टू रिकंसिडर देयर पोजीशन। अच्छा भाई साहब, वैसे तोक़ुआत दोनों तरफ से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बहुत ज्यादा तोक़ुआत है, वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा गोल्डन टाइम आ गया है और अब माजी नहीं दोहराया जाएगा, इस तरह से पीटीआई इनको भी बहुत ज्यादा तोक़ुआत है। अब किसी एक की तोक़ुआत मुकम्मल हो सकती है, दूसरे की तो नहीं हो सकती, दोनों की तो नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियां ओवर कॉन्फिडेंस है और उनको चीफ जस्टिस बनने से पहले इस किस्म का तासुर जो फैलाया जा रहा था वो गलत है। मेरा ख्याल ये भी है कि काजी फाइज साहब आइन और कानून की बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद भी करते हैं, किसी को टारगेट नहीं करेंगे और ना ही उनको करना चाहिए, और साथ ही किसी को अनड्यू फेवर भी नहीं करेंगे, ये उनके मिजाज का हिस्सा नहीं है। और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे भी तवक्को है कि वो आइन से बाहर नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना, लेकिन इशू फिर वही है कि आप बहुत अच्छी कोर्ट चला लें, बहुत कंफर्टेबल हो जाएं आप सबके साथ, मुजरमों को मुलजमों को आप चाय भी पिला दें, काफ़ी भी दे दें, लेकिन अगर केस 57,000 रह जाएं तो फ़ायदा कोई नहीं है। फिर मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब के पास सबसे बड़ा जो सवाल है और बड़ा इम्तहान है वो ये है कि जब वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास केस कितने होंगे। अगर ये सारे केस ज़ीरो हो जाते हैं तो तारीख वाकई इनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।